नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका इजरायल के खिलाफ ईरान के मास्टर प्लान की, एलपीजी किल्लत पर देश में मचे कोहराम की, देखेंगे कैसे राहुल गांधी ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें, बंगाल चुनाव से पहले क्यों हिंसक हुई बीजेपी, जानेंगे तमिलनाडु चुनाव में कैसे बीजेपी की रणनीति हो रही है फेल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की विदेश नीति और वैश्विक भूमिका पर उठाए सवाल। कहा, जब भाजपा को विश्व गुरु बनने का मौका मिला तो वो इसमें नाकाम रही। हमें मजबूती से युद्ध के खिलाफ लेना था स्टैंड। एप्स्टीन के मुद्दे पर नहीं थम रही मोदी सरकार की मुश्किलें। सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रधानमंत्री मोदी से की उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से हटाने और आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग। देश छोड़ने वाले भारतीयों के आंकड़ों ने मचाई सियासी हलचल। पिछले 5 वर्षों में करीब 9 लाख भारतीयों ने छोड़ी अपनी नागरिकता। टीएमसी ने उठाए सवाल। इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने हटाया एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। 8 मई 2026 से ऐप में सपोर्ट नहीं करेगा ये फीचर। यूजर्स की निजता पर उठे सवाल। और बेगूसराय में सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक। हेलीपैड में घुसा बैल, पुलिस वालों को दौड़ाया, बचने के लिए फायर ब्रिगेड पर चढ़े। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका और ईरान की जंग बहुत ही खतरनाक हो गई है। अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला कर रेड लाइन क्रॉस की। खार्ग द्वीप पर हमला किया जिससे पूरी दुनिया में ऑयल संकट और गहराने की आशंका बढ़ गई है। वहीं ईरान ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उसने यूएई के तेल ठिकाने तबाह कर दिए और ट्रंप को मैसेज दे दिया कि अगर अमेरिका जंग में किसी की परवाह नहीं करेगा तो ईरान भी उसी रणनीति को अपनाएगा। अमेरिका ईरान जंग पर देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि जंग में कुछ भी नहीं बचा है, ये कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। जंग और तेज हो गई है। अमेरिका ने भी ईरान की सबसे कमजोर नस समझे जाने वाले खार्ग द्वीप पर जबरदस्त बमबारी की है। खार्ग द्वीप ईरान का सबसे प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल है। इस द्वीप से ईरान 90% तेल का निर्यात करता है और हर साल 950 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन संभालता है। इसके गहरे तट की वजह से लगभग 8 से 9 सुपर टैंकरों को एक साथ डॉक कर सकते हैं और तेल लोड कर सकते हैं। खार्ग न केवल सबसे बड़ा टर्मिनल है बल्कि एकमात्र ऐसा टर्मिनल है जो कच्चे तेल के निर्यात के लिए मायने रखता है, और इस पर हमला कर ट्रंप ने पूरी दुनिया को ही मुसीबत में फंसा दिया है। अमेरिका के हमले के बाद अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जल्दी ही क्रूड की कीमत $200 प्रति बैरल के पार पहुंच जाएगी। ट्रंप खार्ग पर हमले को अपनी कामयाबी बता रहे हैं तो ईरान ने भी अमेरिका को कड़ा जवाब दिया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की नौसेना प्रमुख एडमिरल अली रेजा तंगसिरी ने अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी नेवी ने अबू धाबी के अल-धफरा एयरबेस और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया। वैसे ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की नेवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन ईरान की नेवी ने ही सबसे बड़ी चोट अमेरिका को दी है। उसके हमलों से पैट्रियट रडार सिस्टम, सैन्य विमानों को टारगेट किया गया। इसके अलावा ईरान ने यूएई पर भी ड्रोन हमला कर दिया है, जिसके चलते फुजैराह बंदरगाह के तेल टर्मिनल पर जबरदस्त आग भड़क उठी है। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती हैं। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट में भी अमेरिका के एक तेल टैंकर पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया और इसमें भी आग लग गई। ये एक तरह से ट्रंप को ईरान की चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप दावा कर रहे थे कि हॉर्मुज पर अमेरिका का दबदबा है। इसके साथ ही ईरान ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर भी हमला किया है। 2 इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास परिसर के भीतर एक हेलीपैड पर मिसाइल गिरी, जिसके बाद दूतावास परिसर से जबरदस्त धुआं उठते हुए देखा गया है। ईरान के हमले में अमेरिकी दूतावास में लगे रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। दूतावास पर हमले में राजनयिकों को नुकसान पहुंचा है या नहीं, अभी तक इसकी कोई खबर सामने नहीं आई थी। ईरान के हमलों के बाद अब अमेरिका ने जापान सागर में तैनात अपना 7वां बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ भेजने का फैसला किया है, लेकिन इससे अब जापान की सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। पश्चिम एशिया में जारी जंग की चिंगारी अब भारत तक पहुंच चुकी है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। पूरे देश में एलपीजी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन पूरे देश में जो हालात दिखाई दे रही हैं, वो सरकार के दावों पर सवाल उठा रही हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश भर में एलपीजी की किल्लत का मामला बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भरे हुए सिलेंडरों की जमाखोरी का मामला भी बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लोग अब दफ्तर और काम छोड़कर गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, जिससे उनके कामकाज पर असर पड़ रहा है।
गैस आपूर्ति के चलते एजेंसियों में काम करने वाले मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने की खबर भी सामने आई है। तो वहीं सिलेंडर लेने की लाइन में खड़े लोगों की जान जाने का भी मामला सामने आया है, जिससे ये संकट सिर्फ किल्लत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जानलेवा और नौकरी पर खतरे का भी रूप ले चुका है। वहीं विपक्ष ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस ने ऐसी ही खबर की कटिंग शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि जानलेवा मोदी सरकार। यूपी के फर्रुखाबाद में सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े बुजुर्ग की जान चली गई। इस तरह कल पंजाब के बरनाला में भी एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जो सिलेंडर के लिए सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े थे। देश में एलपीजी की किल्लत लोगों की जान ले रही है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है सब ठीक है। ये संवेदनहीनता है। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। ये स्थिति सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही नहीं है, बल्कि दूर दराज के गांवों में भी देखने को मिल रही है। सरकार लगातार ये कह रही है कि ये सब अफवाह है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बिल्कुल अलग हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सरकार के दावों को साफ साफ झूठा साबित कर रही हैं। वहीं लगातार ये मामले बढ़ने के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय इस संकट से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? क्या विकल्प तलाशे जा रहे हैं ताकि युद्ध जैसी बाहरी परिस्थितियों का असर सीधे देश के आम नागरिक की थाली पर ना पड़े? वहीं अब देखना होगा कि इतना कुछ होने के बाद भी सरकार कोई एक्शन लेती है या नहीं। एलपीजी किल्लत को लेकर सरकार पहले से ही घिरी हुई है और अब किसानों से किए वादे का मुद्दा भी बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों के साथ धोखे का बड़ा आरोप लगाते हुए मोदी सरकार से कई बड़े सवाल पूछे हैं। तो क्या है वो सवाल और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। किसानों को मोदी सरकार हमेशा से गुमराह करती आई है, जिसे लेकर विपक्ष अक्सर सरकार पर हमला बोलता हुआ नजर आता है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से कई बड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में मैंने सरकार से सीधा सवाल पूछा, 2021 में किसानों से किया गया C2+50% कानूनी MSP का वादा अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? सरकार ने जवाब देने से बचते हुए सिर्फ अपनी पुरानी MSP नीति दोहरा दी। बता दें, राहुल जी C2+50% फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं। इसे आम तौर पर स्वामीनाथन समिति के सुझावों की तरह भी देखा जाता है। इसके तहत सरकार को ये सुझाव दिया गया कि खेती की कुल लागत C2 में 50% मुनाफे को जोड़ने के बाद ही फसल के MSP का निर्धारण किया जाना चाहिए। राहुल ने ट्रेड डील के हिस्से में गैर व्यापारिक अवरोध को हटाने की बात पर हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या इसका मतलब MSP और सरकारी खरीद को कमजोर करना है? साफ है कि मोदी सरकार अपने स्वार्थ के लिए भारतीय किसानों को कुर्बान करने को तैयार है। ये अन्नदाताओं के साथ धोखा है। हम इसके खिलाफ सड़क से संसद तक आवाज उठाते रहेंगे। बकौल राहुल गांधी, सरकार इस सवाल से भी बच रही है। राहुल गांधी के इन सवालों से सरकार सख्ते में आ गई है। तो वहीं अब देखना ये होगा कि किसानों से किए गए वादे सरकार कब तक पूरे करती है। एक तरफ राहुल गांधी के सवालों से बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर घमासान छिड़ गया है। राज्य में पीएम का दौरा शुरू होने से पहले ही बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प की खबर सामने आई, जिसके बाद सत्तारूढ़ टीएमसी बीजेपी के खिलाफ हो गई और पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगा रही है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी 14 मार्च को बंगाल दौरे पर है, लेकिन उनकी रैली शुरू होने से पहले ही बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। झड़प में कई लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों की संख्या को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ने ही एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए हैं। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लगाते हुए कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ रहे थे। उनके जुलूस पर अचानक पत्थर फेंके गए, जिससे अफरा तफरी मच गई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि इस झड़प के दौरान उनके कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने पूरी तरह से इन आरोपों का खंडन किया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि बीजेपी समर्थक ही हमलावर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मार्च करने वालों ने ही टीएमसी सदस्यों और उनके घरों पर अपमानजनक बातें कहकर और पत्थर फेंककर हिंसा भड़काई। वहीं ये मामला उस वक्त बढ़ा जब बंगाल कैबिनेट में मंत्री शशि पांजा के घर पर हमला हुआ। उनकी कार में भी तोड़फोड़ की गई। हमले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा, मुझे ईंट से घायल किया गया, मुझ पर ईंट से हमला किया गया है। इसे लेकर टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट किया, राजनीतिक रैलियां हिंसा का लाइसेंस नहीं बन सकती। आज गिरीश पार्क के पास माननीय मंत्री शशि पांजा के आवास पर बीजेपी समर्थित गुंडों ने पत्थर फेंके। कोलकाता में भय और अराजकता फैलाने के प्रयास अस्वीकार्य हैं। बंगाल के लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भाजपा का परिवर्तन कैसा दिखता है।
वहीं इस घटना के बाद इलाके में तुरंत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसे लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले ऐसे घटनाक्रम बीजेपी की छटपटाहट को जाहिर करते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को हार का डर इस कदर सता रहा है कि वो हिंसा और मारपीट पर उतर आई है। वहीं कहा तो ये भी जाता है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे से पहले हुई इस झड़प की कड़ी निंदा की जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बौखलाई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी का तोड़ उसे नहीं मिल रहा है, इसलिए मारपीट पर उतर आई है। तो तमिलनाडु में भी उसे गंभीर चोट मिली है। बीजेपी लगातार विजय की पार्टी टीवीके से गठबंधन की कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन अब उसे बड़ा झटका लगा है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव मुहाने पर हैं। इनमें ही तमिलनाडु का नाम भी शामिल है और चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने साफ कर दिया कि वो चुनाव में बीजेपी या एनडीए के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। टीवीके ने बीजेपी को अपना वैचारिक दुश्मन करार देकर चुनावी बिसात पर अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी विजय की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को अपने पाले में लाना चाहती थी। इसके पीछे बीजेपी की दोहरी रणनीति थी, खतरे को टालना। विजय की लोकप्रियता बीजेपी के लिए राज्य में बड़ी चुनौती बन सकती है। उन्हें साथ लेकर बीजेपी इस जोखिम को कम करना चाहती थी। वोट बैंक बढ़ाना। विजय की फैन फॉलोइंग के जरिए बीजेपी तमिलनाडु के उन इलाकों में सेंध लगाना चाहती थी जहां उसकी पकड़ कमजोर है। हालांकि टीवीके के कड़े रुख ने बीजेपी की इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिससे चुनाव से पहले बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। टीवीके के संयुक्त महासचिव TCR निर्मल कुमार ने गठबंधन की खबरों को महज अफवाह बताया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि बीजेपी के साथ चुनावी समझौते का सवाल ही नहीं उठता। क्या बीजेपी विजय को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने का साहस दिखाएगी? बीजेपी हमारी वैचारिक विरोधी है। गठबंधन की खबरें केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन इस मुद्दे पर रक्षात्मक नजर आई। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली और केवल राज्य की कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात की। उधर टीवीके के जिला सचिवों ने हालांकि गठबंधन के जरिए जीत की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने अकेले चलो की नीति पर ही मुहर लगाई है। विजय के इस स्टैंड ने तमिलनाडु की राजनीति को जहां दिलचस्प बना दिया है, तो वहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तमिलनाडु में टीवीके के फैसले से बीजेपी दबाव में दिख रही है। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से भी वो दबाव में दिखाई दे रही थी। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी ने वांगचुक पर लिया अपना फैसला सुधार लिया है। वैसे इसे सियासी दबाव का नतीजा ही माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA को हटाने का फैसला किया है। करीब 170 दिनों तक जोधपुर जेल में रहने के बाद अब वांगचुक की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि सरकार ने वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। मंत्रालय ने आदेश में लिखा, भारत सरकार गृह मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को जनहित और लद्दाख में शांति बहाली के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से रद्द करती है। हिरासत की आधी अवधि पूर्ण होने और क्षेत्र के हितधारकों के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित करने के दृष्टिगत उन्हें जोधपुर केंद्रीय कारागार से अविलंब रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। ये निर्णय क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता और सार्वजनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु लिया गया है। आइए एक बार समझते हैं कि यह मामला क्या है। दरअसल सितंबर 2025 में लद्दाख में छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन हिंसक हो गया था। लेह में भड़की हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई थी। 90 लोग इस झड़प में घायल हुए थे। 26 सितंबर 2025 को प्रशासन ने वांगचुक को हिंसा भड़काने के आरोप में हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को केंद्र की रणनीति में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार लद्दाख के हितधारकों और नेताओं के साथ लगातार बातचीत कर रही है। सरकार का मानना है कि लंबे समय से जारी बंद और विरोध प्रदर्शनों से लद्दाख की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और छात्रों का भारी नुकसान हो रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वो लद्दाख में शांति और स्थिरता चाहती है। हालांकि स्थानीय जनता अभी भी हिंसा के मामले में न्यायिक जांच की मांग पर अड़ी है। अब देखना ये होगा कि जेल से बाहर आने के बाद सोनम वांगचुक का अगला कदम क्या होता है और क्या लद्दाख की मांगें पूरी होती हैं।
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई मामले में सरकार बैकफुट पर आ गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फटकार लगी है। संभल की मस्जिद में नमाजियों की संख्या को सीमित करने के आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने जिला और पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने दो टूक कहा कि अगर अधिकारी भीड़ नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश को रद्द करते हुए यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन को जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है और अगर अधिकारी इसमें अक्षम हैं, तो उन्हें अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। जस्टिस सिद्धार्थ नंदन और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने डीएम और एसपी की कार्यप्रणाली पर कड़ा एतराज जताया। कोर्ट ने कहा, अगर स्थानीय प्रशासन को लगता है कि वो कानून का राज लागू करने में सक्षम नहीं है और नमाजियों की संख्या सीमित करना ही एकमात्र रास्ता है, तो बेहतर होगा कि अधिकारी इस्तीफा दे दे या संभल से अपना ट्रांसफर करवा ले। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ किया कि किसी भी निजी संपत्ति पर इबादत या पूजा करने के लिए सरकार से पहले इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो हर हाल में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करे, न कि लोगों के संवैधानिक अधिकारों में कटौती करे। आइए एक बार समझ लेते हैं कि ये मामला क्या है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब संभल प्रशासन ने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वालों की संख्या को सीमित करने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ मुनाजिर खान ने याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि प्रशासन का ये फैसला धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। फिलहाल कोर्ट ने प्रशासन के उस विवादित आदेश को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने इस मामले पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। वहीं याचिकाकर्ता भी मस्जिद की स्थिति स्पष्ट करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड और तस्वीरें पेश करेंगे। मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च को होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लगता है विपक्ष अब श्री ज्ञानेश कुमार को हटाकर ही दम लेगा। अभी उनको हटाने के लिए करीब 200 सांसदों ने अपने दस्तखत किए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि टीवी पर आ रही तस्वीर से परेशान होकर टीवी बदलने से क्या होगा, क्योंकि गड़बड़ी तो रिमोट के अंदर है। जब रिमोट बदल दिया जाएगा तो तस्वीर भी साफ होगी और टीवी भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।